काली जेठानी की पाकिस्तानी देवरानी। इतने सालों से ये गरीबी हमारी खत्म ही नहीं हो रही और कब तक ये सब चलता रहेगा। आजकल तो माँ पढ़ाई लिखाई की भी कोई वैल्यू नहीं है। आपने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन अच्छी कहीं नौकरी करना चाहो तो वहाँ रिश्वतखोर बैठे हैं और खुद का कोई काम करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। अरे क्या हुआ, क्या बात चल रही है दोनों माँ बेटी में? रंजीत हेमलता का बड़ा बेटा था और काव्या उसकी पत्नी। वो दोनों खेतों में काम करके घर वापस लौटते हैं। अरे आ गए तुम दोनों, चलो अच्छा है। जा बहू, घर में जो पड़ा है वही जाकर बना ले। जी माँ जी, अभी जाती हूँ और कुछ बनाकर लाती हूँ। काव्या रसोई में जाती है और गर्मी में खाना बनाने लगती है, जिसके बाद वो खाना बना के सभी को परोस देती है। लेकिन उसके हाथों का खाना अर्जुन खाता नहीं है। अरे बेटा, कब तक ऐसा करेगा? देख तो तेरी भाभी है और बहुत साफ सफाई से रहती है। इतनी काली कलूटी है, पता नहीं कितनी गंदे हाथों से बनाया होगा ये खाना। तुम्हें तो पता ही है माँ, मुझे काले लोग पसंद नहीं हैं। अरे तो बेटा, ये कैसी बात हुई? चल आजा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हेमलता अपने ही हाथों से अपने बेटे को खाना खिला रही होती है, लेकिन अर्जुन अपनी काली भाभी के हाथों का बना खाना कभी हाथ भी नहीं लगाता था। खाने की तो बहुत दूर की बात रही। वो अपने दोस्त के घर चला जाता है और उसके वहाँ खाना खाता है। मैं तो भाई पाकिस्तान की लड़की से बात कर रहा हूँ। ये देख, मैं इस लड़की से बात करता हूँ, ये पाकिस्तान में रहती है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही गोरी है भाई। इसकी कोई बहन नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ है ना। सुन भाई, ये मुझे पाकिस्तान बुला रही है। पाकिस्तान जाकर मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। तू चाहता है तो मेरे साथ चल। अर्जुन पाकिस्तान चलने के लिए तैयार हो जाता है। नितिन अपनी पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड से अपना और अर्जुन का पासपोर्ट बनवा लेता है, जिसके बाद वो दोनों पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे यार, जो नंबर सना ने मुझे दिया था वो तो लग ही नहीं रहा। अब हम लोग कहाँ जाए? सना ने उन्हें पाकिस्तान तो बुला लिया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने उनसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में यहाँ वहाँ भिखारियों की तरह भटकने लगते हैं। कई दिनों से उन्होंने खाना तक नहीं खाया होता। तभी इस दौरान उन्हें एक सफाना नाम की लड़की मिलती है। कौन हो तुम दोनों, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग तो हिंदू लग रहे हो। या अल्लाह, क्या तुमने खाना खाया है? सफाना बहुत सुंदर थी। अर्जुन को पहली नजर में उसको देखते ही प्यार हो जाता है। सफाना उनकी मदद करती है और उन्हें खाना भी खिलाती है, जिसके बाद वो उन्हें रहने की जगह भी देती है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पाकिस्तान में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, लेकिन आपने हमारी इतनी मदद की, वो किस लिए? क्योंकि मेरे अब्बू हिंदुस्तान से थे, अब वो हमारे पास नहीं है। अल्लाह मियाँ ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तब से ही हमें हिंदुस्तानी लोग बहुत पसंद हैं। उनकी मदद करके हम अपने अब्बू को याद कर लेते हैं। ये सुनकर अर्जुन को सफाना से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। इसी के चलते उनकी लव स्टोरी की शुरुआत पाकिस्तान में हो जाती है और कुछ ही दिनों में अर्जुन सफाना से शादी कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ पाकिस्तान में खुशी खुशी रह रहा होता है। अर्जुन, मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है। तुमने आज तक मुझे अपने परिवार वालों के बारे में बताया ही नहीं। अरे क्या करोगी उनके बारे में जानकर? छोड़ो। ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे मेरे ससुराल हिंदुस्तान जाना है। मुझे नहीं पता, मैं हमारे पासपोर्ट तैयार करवाती हूँ। सफाना अपना और अर्जुन का पासपोर्ट तैयार करवा कर उसके साथ हिंदुस्तान उसके गांव आ जाती है। अर्जुन मन ही मन सोच रहा होता है, हे भगवान, अब मैं अपने घर में क्या बोलूंगा कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करके आ गया। मेरी माँ तो मुझे सूली पर ही चढ़ा देगी। अर्जुन परेशान होता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसकी माँ उसे देखते ही गले से लगा लेती है। अरे बेटा, पाकिस्तान जाकर अपनी माँ को भूल ही गया था। ऊपर से तूने इतने दिनों से घर के लिए खर्चा तक नहीं भिजवाया। और ये लड़की कौन है? हमारी मेहमान है क्या? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं आपकी बहू हूँ, अर्जुन की पत्नी। ये सुनते ही हेमलता वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, ये सब क्या है बेटा? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अरे पूरे गांव को जब तक पता चलेगा कि हमारे घर पाकिस्तानी बहू है तो सब लोग क्या कहेंगे? माँ, अब ये मेरी पत्नी है, कुछ नहीं होगा। आप परेशान क्यों होती हो? अर्जुन अपनी माँ को जैसे तैसे समझा लेता है। ठीक है, फिर भी अपनी पाकिस्तानी पत्नी से बोल दे कि उसे अब से हमारे हिंदू रीति रिवाज सीखने होंगे। काव्या इसे सब समझा देगी।
हेमलता की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। पहली बार वो अपनी पत्नी के लिए अपनी काली भाभी से बात करता है। भाभी जी, आज से आपको ही सफाना को घर के रीति रिवाज सिखाने हैं। ये जिम्मेदारी आज से आपकी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, मैं सब सिखा दूंगी। काव्या सफाना को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है, लेकिन सफाना को उसके रंग रूप से बहुत दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती थी। ये लो सफाना, ये मेरी सबसे प्यारी साड़ी है। तुम गोरी हो, सुंदर हो, तुम पर अच्छी लगेगी। ये लो, इसको पहन लो। आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करने वाले गांव की औरतें आएंगी। सही कहा, तुम्हारी तो शक्ल ही इतनी काली है कि ये साड़ी तुम पर तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती। लाओ, मुझे दो, मैं पहन लेती हूँ। सफाना अपनी जेठानी को तड़कता भड़कता जवाब देकर वहां से चली जाती है। काव्या को बुरा तो लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। उसके बाद भी जब काव्या सफाना के पास आती या उससे बात करने की कोशिश करती तो सफाना काव्या को उसके काले रंग की वजह से नजरअंदाज कर देती। वहीं बातों ही बातों में सफाना गांव की औरतों को बता देती है कि वो पाकिस्तानी बहू है, जिसके चलते कई सारी औरतें एक दूसरे के कान में फुसफुसाती हैं। देखो तो सही, इतनी हिम्मत! अरे इसका बेटा पाकिस्तान की बहू यहाँ हिंदुस्तान ले आया है। ये लड़की हो ना हो कोई सीक्रेट एजेंट है। मैं तो कहती हूँ पुलिस वालों को बता देते हैं। गांव की कुछ औरतें मिलकर सफाना को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुला लेती हैं। देखिए अर्जुन जी, आपकी पत्नी पाकिस्तानी है और हमें अब इसका यहाँ से देश निकाला करना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन, अर्जुन रोको इन्हें। पुलिस सफाना को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। तभी काव्या आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और पुलिस से कहती है, आप सफाना को इस घर से नहीं ले जा सकते, और मैं जानना चाहूंगी कि हमारे कानून में ये कानून कहाँ लिखा है कि पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान की बहू नहीं बन सकती। अरे जब हमारी हिंदू लड़कियां पाकिस्तान की बहू बन सकती हैं, तो पाकिस्तान की लड़की हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। सही कहा भाभी आपने, कानून हम भी जानते हैं। छोड़ो मेरी पत्नी को, सफाना यहीं रहेगी और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। काव्या और अर्जुन की बात बिल्कुल ठीक थी, जिसके चलते पुलिस उन्हें छोड़ देती है। वहीं सफाना अपने लिए अपनी जेठानी को लड़ता देखकर बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है और काव्या से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आपी, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अरे पगली, सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। चलो अब अंदर चलते हैं। काव्या अपनी देवरानी को घर में ले आती है। काव्या के एक्शन पर पूरा गांव सफाना को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बबली रोटी बनाकर अपने पति और बेटे को परोसती है। ये लीजिए गरम गरम रोटी। अच्छा अब आप दोनों को और कितनी रोटी चाहिए बता दीजिए, मेरी तो सांस फूल रही है। रोटी बनाने के लिए मुझसे काम नहीं होगा। बबली, वो तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। माँ कितनी आलसी हो गई हैं। अभी आपने सिर्फ हम दोनों के लिए 2-2 रोटी बनाई है और इतने में ही आप थक गईं। हाँ तो शादी कर ले तू और बहू ले आ। मुझसे वैसे भी काम नहीं होता, ना मेरा दिल करता है। हाँ बेटा, अब तो शादी कर ले। मैं पंडित जी से तेरे लिए लड़की की बात करता हूँ। पर बबली, तुम मेरी बेटे की शादी की आड़ में और आलसी मत बन जाना। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। फिर सुरेश और बबली अपने बेटे कबीर के लिए सर्वगुण संपन्न और कामकाजी जूही नाम की लड़की को ढूंढ लेते हैं और चंद दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। गृह प्रवेश के समय बहू बेटे दोनों दरवाजे पर थे। तभी आलसी बबली कहती है, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम दोनों? चलो अंदर, रुक क्यों गए? बबली, तुम कुछ बोल रही हो? माँ जी, आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करेंगी क्या? अच्छा हाँ, गृह प्रवेश करने से क्या फायदा? रहेगी तो तू मेरी ही बहू। ऐसे ही चलो अंदर। बबली, तुम फिर से आलस दिखा रही हो अपना। जाओ जल्दी आरती की थाली और चावल का कलश लेकर आओ। ये सुनते ही बबली अपनी बहू का पूरे रस्मों रिवाज के साथ गृह प्रवेश करती है। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। जूही जल्दी उठकर बबली के पास जाती है। दरवाजा खटखटाती है मगर वो उठती नहीं है। पापा जी तो सैर पर गए हैं और माँ जी अभी तक सो रही हैं। मुझे रसोई में मसाले वसाले भी नहीं पता। कोई नहीं, ढूंढकर खुद बना लेती हूँ। फिर जूही रसोई में खुद ही आधे घंटे तक सामान ढूंढती है, फिर कुछ बनाती है। सैर से वापस लौटकर सुरेश रसोई में आता है। अरे ये क्या बहू,
तुम यहाँ पर अकेली हो? तुम्हारी सास कहाँ है? पापा जी, माँ जी तो उठी ही नहीं है, तो मैं अपने आप खाना बनाने लग गई। ये बबली भी ना, अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी सास बहुत आलसी है, अब तुम ही इलाज कर सकती हो उसका। कोई नहीं पापा जी, बस मैंने खाना बना लिया है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू, जरा मेरे लिए कमरे में ही चाय ले आ। देखा, इतनी आलसी है कि आज उठकर भी नहीं आ रही तुम्हारे आने से। कोई नहीं पापा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर जूही सबको चाय नाश्ता देती है। सुरेश उसे जबरदस्ती कमरे से लेकर आता है। अजी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे नहीं बैठना यहाँ पर, मेरा नागिन का सीरियल स्टार्ट हो रहा होगा, मैं तो टीवी देखते देखते खाऊंगी। बहू, मेरे लिए चाय नाश्ता लिया। माँ, हद करती हो आप भी। थोड़ा भी ये नहीं कि बहू के पास भी बैठ जाओ, उसको रसोई का काम बता दो। अभी वो कुछ भी जानती नहीं है। अरे मैं बता दूंगी, तू चिंता मत कर। बहू, तू लेकर आ। फिर सास टीवी देखते हुए चाय नाश्ता करती है और बाकी घर वाले डाइनिंग टेबल पर। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बबली बहू के आ जाने से इतनी आलसी हो गई थी कि हमेशा टीवी देखती रहती थी और सोती रहती थी। वहीं बेचारी जूही घर के सारे काम अकेले किया करती थी। एक दिन सास ससुर की एनिवर्सरी पर इतने सारे लोग आते हैं कि जूही अकेले 50 लोगों का खाना खुद बनाकर परोसती है। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई है। माँ जी बिल्कुल भी मेरा हाथ नहीं बटाती हैं। अरे बहू, शर्मा जी आ रही हैं, जरा इनको मिठाई का डिब्बा दे दो, फिर मैं भी आराम करूं। सब गेस्ट चले गए। यहाँ मेरी कमर टूट रही है और माँ जी एक मिठाई का डिब्बा भी खुद से नहीं दे सकती अपने गेस्ट को। अब तो मुझे सच में माँ जी का आलस हटाना ही पड़ेगा। कल से माँ जी की क्लास शुरू। आई माँ जी। फिर जूही मेहमान को मिठाई का डिब्बा दे देती है और सब चले जाते हैं। अगले दिन बबली टीवी पर अपना सीरियल देख रही थी तो बहू टीवी के आगे आकर कहती है, माँ जी, मॉल में 70% डिस्काउंट लगी है, चलिए ना शॉपिंग करने चलते हैं। अरे क्या करेगी मॉल जाकर, चुपचाप से यहीं बैठी रह। तू टीवी के सामने क्यों आई है? देखने देना। कोकिला अपनी बहू को मारने वाली है। पता है 24 घंटे बैठकर कोकिला का दिमताना धीरे 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 कितना अच्छा लगता है। लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ और करना पड़ेगा। क्या बोल रही है? हटना बहू, ऐसा कर खीर बना ले। जी माँ जी। आइडिया। जूही रसोई में खीर बनाने जाती है। फिर सास को ड्राई फ्रूट्स ला कर देती है। ये क्या, तू मुझे क्यों दे रही है ये सब? माँ जी, थोड़ा सा काजू बादाम काट दीजिए ना, खीर में डालना है। मैं जब तक रसोई में जाकर खीर देखती हूँ। कर दीजिए ना माँ जी। ओफो, ला दे। फिर बबली काजू बादाम काट देती है। जूही बबली को बीच बीच में छोटे मोटे काम देती रहती है, जिससे वो कभी भी कर दिया करती थी, वरना वो मना करके सोती रहती थी। खाना बनाते हुए जूही अपनी सास के बारे में सोच रही थी, तभी सुरेश और कबीर आते हैं। बहू, तुम्हें बबली के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हाँ जूही, माँ को आलस है, बुखार नहीं जो इतनी जल्दी छूट जाएगा। कबीर, मैं सोच रही थी कि क्यों ना माँ जी को रोज सैर पर ले जाऊं, थोड़े दिन जबरदस्ती, लेकिन फिर क्या पता माँ जी में चेंजेस आ जाए। कर लो बहू, ये भी करके देख लो। अगले दिन बहू सुबह के 5 बजे उठाकर कहती है, माँ जी उठिए ना। क्या हुआ बहू, सोने देना मुझे। अरे माँ जी प्लीज उठिए, डॉक्टर ने मुझे रोज सुबह सैर पर जाने को बोला है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी चलो ना, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे बहू, मेरा बिल्कुल भी हाथ पैर हिलाने का मन नहीं करता है, तू जा। मैं भी माँ जी आपकी बहू हूँ और आपको लेकर जाऊंगी। फिर जूही कुछ देर उसे परेशान करती है, जबरदस्ती उठाकर पार्क में ले आती है। अरे माँ जी, ऐसे खाली बोरी की तरह क्यों लटकी हुई हैं? आपकी शक्ल और बॉडी, थोड़ा हाथ पाँव ऊपर नीचे करिए, चलिए भागिए। अरे बहू, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूँ। होगा माँ जी। फिर जूही धीरे धीरे सास को अपने साथ एक्सरसाइज करवाती है और दौड़वाती है, और ऐसा अब वह पूरे 15 दिन तक करती है। माँ जी उठिए, पार्क में नहीं चलना क्या? 5:30 हो गए, चलिए। सुधरेगी नहीं ना तू बहू। आज दोनों ट्रैकिंग सूट में निकलते हैं तो सुरेश और कबीर कहते हैं, क्या बात है, आज तो मेरी बबली बिल्कुल अलग लग रही है। जो तुम रोज पार्क जाती हो टहलने, अब आलस नहीं आता क्या? हाँ तो आता है आलस, पर अब अच्छा भी लगने लगा है। सुबह सुबह अच्छी हवा मिलती है, मेरे जैसी यंग लेडीज आती हैं, वो एक्सरसाइज करती हैं। चलो बढ़िया है। आप लोग जाइए, हम तो सो रहे हैं अभी।
लगता है माँ जी सही ट्रैक पर आ रही है वापस। फिर दोनों सास बहू पार्क में चली जाती हैं। दोनों के हम उम्र सखी सहेलियां मिल गए थे जो उनकी तरह पार्क में टहलने एक्सरसाइज करने आती थी। धीरे धीरे बबली का आलस छूट जाता है और वो एक दिन सुबह जल्दी उठकर बहू को जगाती है। अरे बहू, पार्क चलना है कि नहीं? लेट हो रहा है, कब तक सोती रहेगी? ऐसे आलस करना ठीक नहीं है। आती हूँ माँ जी। फिर दोनों सास बहू पार्क से आने के बाद अपनी बहू के साथ खाना बनवाने आती हैं। ये देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अरे माँ, मैं ये सुबह सुबह क्या देख रहा हूँ? आप अपनी बहू की काम में मदद करवा रही हैं? हाँ तो क्या हुआ, मैं बहू की मदद नहीं कर सकती क्या? वो अकेले घर का सारा काम करती है। ये सूरज कहाँ से निकला है आज? तुमसे तो 2 रोटी नहीं बनती थी और अब तुम बहू की मदद करवा रही हो। हाँ तो मैं बहू की मदद नहीं करवा सकती हूँ क्या? मैं मानती हूँ कि कुछ समय पहले मैं बहुत आलसी थी और कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन बहू के साथ रोज टहलने से मुझे जो ताजगी मिलती थी उससे मेरा आलस धीरे धीरे खत्म हो गया। मैं तो कहती हूँ आप दोनों भी मेरे साथ सुबह सुबह चलना। हाँ हाँ जरूर, हम सब चलेंगे। फिर सास अपनी बहू से माफी मांग लेती है। इस तरह जूही अपनी सास के आलस को हमेशा के लिए उससे दूर कर देती है। फिर दोनों सास बहू घर का बराबर बराबर काम किया करती थी और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।